MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज सबसे पहले बात होगी उस बदनाम कफ सिरप के पीछे छिपे हुए नामी लोगों की जो अभी भी गिरफ्तारी से दूर है। लैब की रिपोर्ट मानकों में अंधेर गर्दी बता रही है तो सरकारी बयान प्राइवेट और सरकारी के पचड़े में जनता को उलझा रहे हैं। कुछ दवाओं और कंपनियों के प्रोडक्ट बैन जरूर किए गए हैं, लेकिन बढ़ता बच्चों की मौत का आंकड़ा अब डरा रहा है। इसके अलावा बात होगी बरेली में बाबा के बुलडोजर एक्शन की, जो अतिक्रमण को मिट्टी में मिला रहा है, दीवारों को खरोच कर सच दिखा रहा है। और अंत में बात होगी उन नेताओं की जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो पार्टियां सवाल पूछ रही हैं जो मुंबई आतंकी हमले में खुद अमेरिका के आगे झुक गई थी, दबाव में थी। तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं खबरों के साथ राष्ट्र सर्वोपरि। बच्चों की मौत का आंकड़ा अब डराने लगा, क्योंकि अभी भी असली कातिल गिरफ्त से बाहर है। कफ सिरप के पीछे कौन है, जहर का बिजनेस करने वाला गिरोह कौन है, यह सब कुछ अभी अंधेरे में है। लेकिन सवाल उस जिम्मेदारी पर सबसे पहले जो अपनी जनता को भयमुक्त, रोग मुक्त करने का आश्वासन देता है। सरकार के लिए कोई प्राइवेट है तो कोई सरकारी, लेकिन मौत के सौदागरों को इससे क्या मतलब, और ना ही मौत को प्राइवेट और सरकारी दवा या फिर डिस्पेंसरी से कोई मतलब है। जवाब उन माता पिता को चाहिए, जवाब हमें चाहिए कि आखिर बच्चों को किसने मारा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के पीछे का सच भले ना सामने आया हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी सामने आ गई और जागरूकता वाले मुहावरे के अंदाज में बता रही है कि आप अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी। पहले आप अपनी आंखें खोल लें। बच्चों की मौत का मातम मना रहा देश अपने उन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता है कि घूंट घूंट दम किसने घोटा, जान बचाने वाली दवा दानव कैसे बन गई, शक के घेरे में आए कफ सिरप को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दिल्ली में CDSCO ने जांच की, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने जांच की, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने जांच की, मध्य प्रदेश राज्य औषधि प्रशासन ने जांच की। जांच में सैंपल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का परासिया ब्लॉक में बच्चों की सांसें ब्लॉक होती गई, लेकिन मजाल है कि नैतिकता के आधार पर किसी भी अधिकारी या फिर नेता ने खुद पर एक्शन लिया हो। अभी भी 1000 से ज्यादा बच्चे सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित हैं, तो इसी दौरान सरकारी एडवाइजरी की घूंट जनता को पिलाई जा रही है। अब जाकर कहा जा रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना पिलाएं। मतलब सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके जिगर के टुकड़े अब कभी नहीं आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को सिरप ना दें, सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए ही दवा दें, एक साथ कई दवाओं का उपयोग ना किया जाए, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदें, दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का ही उपयोग हो, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को जागरूक किया जाए। 1 दर्जन नियम कानून बताकर सरकार जो भी कर ले, लेकिन सच यही है कि कार्रवाई वाले बयान की जद में कहीं ना कहीं मौत की वजहें अभी भी दूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार मामले पर गंभीर है, लेकिन मरने वाले बच्चों के परिवार वालों के प्रति सांत्वना और दवा कंपनियों पर एक्शन की लिखापढ़ी से काम नहीं चलने वाला। जांच में तो यहां तक पता चल गया है कि सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, जो आमतौर पर बच्चों को नहीं दी जाती। फिर क्या इस दवा को लिखने वाले डॉक्टरों की कलम मोटी कमीशन के नीचे दब गई थी?
इसी बीच तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीशन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48% जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। एमपी में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोडक्ट एमपी में बैन कर दिए गए। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सरकार को समझाना मुश्किल है कि मौत प्राइवेट या सरकारी नहीं होती। जिन्हें दवा माना गया है उनकी जाति और धर्म केवल और केवल बचाना होता है। अभी तक सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े करने से ज्यादा जरूरी है सरकार जहां भी हो वहीं से एक्शन ले ले। अगर दवाएं बाहर से भी खरीदी गई हैं तो जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ना। आपके प्रदेश में जहरीली दवाएं कहां से आ गई? फिलहाल लिया गया एक्शन ये बता रहा है कि काइसन फार्मा की सभी दवाओं पर रोक लगा दी गई। 19 तरह की दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। काइसन फार्मा की दवाओं के 42 सैंपल फेल पाए गए। डेक्सोमेथोन पर युक्त दवा सप्लाई पर रोक लगा दी गई। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। लेकिन सवाल केवल बच्चों का ही नहीं, क्योंकि अब बड़े भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में खांसी की सिरप पीने के बाद एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। करीब 7 दिन पहले लखनपुर डिस्पेंसरी से अपने लिए खांसी की दवा लेकर आए थे। दवा लेने के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि अब आईसीयू में इलाज जारी है और सिस्टम उस सिरप की जांच कराने जा रहा है। अब कैसी तबीयत है इसकी? तबीयत कैसी है? तबीयत सीरियस है, गोली मारो शाम से जयपुर ले जा रहे हो? दवाई कहाँ से लाए थे खांसी की? लखनपुर डिस्पेंसरी में तो डिस्पेंसरी में लाए थे। सिरप मार रहा है या सिस्टम या फिर सरकार, क्योंकि ये नजरअंदाजी का खेल है। दवा माफियाओं की रची गई ऐसी साजिश जो कागज के टुकड़ों की खातिर किसी की भी जान ले सकती है, चाहे वो बच्चे हों या देश का कोई नौजवान, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपना फायदा ही सर्वोपरि है। तो बात हो रही है अपने फायदे और नुकसान के लिए, लेकिन बरेली की आग को जिसने हवा दी उस पर जांच जारी है, क्योंकि उसने भी अपना फायदा देखा था। बरेली की आग को बाबा के प्रशासन ने बुझा दिया, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहते। विपक्ष को बरेली में हो रही कार्रवाई गलत लगती है, वो बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक रस्सी ने उन्हें ऐसा बांध रखा है कि कदम बढ़ने नहीं दिया जा रहा। उधर तौकीर मियां के काले मंसूबे वाली काली डायरी से सबूत खुद बाहर आकर उन्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं, तो बुलडोजर अतिक्रमण से सिकुड़ चुकी बरेली की सड़कों को अब विस्तार देने में जुटा है। कई खुद ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए मशीन और फोर्स दोनों ही तैनात है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों की हालत पतली है। योगी का जहन्नुम की टिकट काट देने का ऐलान, ऐसा कि माहौल अब शांत हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद शरारत से ज्यादा इबादत का शोर है। जो आवाजें थोड़ी बहुत माहौल में सुनाई दे रही हैं, वो उन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर की आवाज है, जो विजयदशमी के बाद भी अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश भाईजान तक पहुंचा रही है।
बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं, जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई थी। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर है कि जिन्होंने भी बात नहीं मानी, उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा ना समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। नियमानुसार जो रेगुलर कार्रवाई चलती है अलग अलग एजेंसीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसके अंदर जो पुलिस का रोल है वो ये है कि एहतियातन तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद रहा जाए, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। बरेली की शांत होती फिजा में राजनीतिक रोटियां सेकने की बेताबी सपा और कांग्रेस के भीतर हिलोरे ले रही है। बरेली जाकर पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताकर तुष्टीकरण की चाल चलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहला नाम नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का था, जिनकी मंशा को भांपते हुए पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माता प्रसाद अब कह रहे हैं, हमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी है। सवाल है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, मौलाना तौकीर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तब माता प्रसाद पांडे या सपा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या मौन समर्थन दे रही थी? अखिलेश बरेली और संभल छोड़कर लंदन प्रवास पर हैं और ऐसे में चंद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर सरकारी एक्शन उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर क्या करें कि ना करें। लेकिन कह जरूर रहे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। हम तो चाहते तो कुछ वहाँ जाए, सांप्रदायिक उन्माद की बात तो थी नहीं, केवल एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम उससे मिलते अपने कार्यकर्ताओं से पूछते पुलिस की कार्रवाई क्या है, सरकार की कार्रवाई क्या है, इस नाते हम उसको देखते। तो इन लोगों ने कहा आपको जाने की अनुमति नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों को भी रोक पाए, कब तक रोकेंगे? अच्छा, कब तक रोकेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? हाँ। माता प्रसाद जाए ना जाए, बरेली में कानून व्यवस्था का बुलडोजर प्रसाद बांटना शुरू कर चुका है और जब भी बुलडोजर जरा सी भी सांस लेता है, दोनों हाथों से हथौड़े चलने लगते हैं। अतिक्रमण की पूरी छत को नोच लेने पर आमादा बुलडोजर हर आदेश को मान रहा है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों को सही राह दिखा रहा है। बरेली में दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया। तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं वो बरेली को शांत कराने के लिए जाना चाहते हैं। सांसद हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर सांसद इकरा हसन, सभी की इच्छा शांति दूत बनने की है। कोई प्रतिनिधि मंडल के साथ तो कोई अकेले ही बरेली को शांत करने की बात कह रहा है। फिर पुलिस क्या कर रही है भाई? बुलडोजर क्या कर रहा है? तो हम चाहते हैं कि अनुमति अगर डेलीगेशन की शक्ल में पुलिस प्रशासन नहीं देना चाहता तो मैं अकेला चले जाऊंगा पार्टी की तरफ से, मुझे अकेले को ही अनुमति दे दी जाए। हमारा मकसद जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, बवाल करना नहीं, बवाल को संभालना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको आवाज़ को उठाना है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है उनको इंसाफ दिलाना है। भाई आपातकाल है, ये इनका वो काम है। घर को तो मारते हैं और विदेशी के सामने फुस हो जाते हैं। इन्होंने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया। आतंकवादियों को तो कह दिया कि पहलगाम और पुलगाम कर लो
और हमें रोक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बौखला चुकी है। पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि इन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे उतरना पड़ रहा है। उसी के तहत ये जंगल राज है। सपा के बरेली जाने वाले प्रतिनिधि मंडल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विपक्ष की राजनीति को तुष्टीकरण का नाम दिया है, तो सपा को निशाने पर लेते हुए शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और नासिर हुसैन ने माहौल बिगाड़ने वालों पर हो रहे एक्शन की सराहना की, तो बरेली को संभल बनने से रोकने की कस्में खाई। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। राजनीति एक तरफ तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन दूसरी तरफ अपनी दुकान बचाने की मौलानाओं की कोशिश अब दम तोड़ रही है। जांच एजेंसियां काली डायरी के पन्नों में लिखे कोड को डिकोड कर रही हैं। तौकीर रजा के चेले चपाटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो बरेली की हिंसा में पत्थर फेंकने वाली मौलाना की फौज भागती फिर रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब हाथ की जगह बुलडोजर है और कलम की जगह पंजा अपना काम तेजी से करता जा रहा है। तो कानून अपना काम कर रहा है और कानून की जद में जो आएगा उसे कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा। कानून उन्हें भी सीखने की जरूरत है जो कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना का पराक्रम जो दुनिया ने देखा उस पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष वही देखता है जो वो देखना चाहता है। सेना पर आरोप पढ़ने वाले लोग खुद की पार्टी के बड़े नेता के उन बयानों पर मुंह क्यों छिपाते हैं कि मुंबई हमलों में कैसे अमेरिका के सामने दबाव में तत्कालीन सरकार ने सरेंडर किया था, लेकिन हां कैसे भारत की बेइज्जती करनी है, कैसे विदेशी धरती पर भारत का मान मर्दन करना है, यह बिना पूछे कर डालते हैं। लेकिन सोचना होगा कि जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद लेते हैं, उन वीर योद्धाओं पर आरोप पढ़ना क्या जायज है? देश की जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया, जो सत्ता से बेदखल हो गए, जो बार बार विदेशी जमीन पर देश की बेइज्जती करते रहे, जब जब देश में जरूरत पड़ी विदेश में मौज लेते रहे, वो अब सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तनी हुई उंगली और फिसलती जुबान से निकलने वाला जहर सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। वो लोग जो खुद को तथाकथित नेता कहते हैं, जनता की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, देश की नब्ज को बेहतर समझने का दिखावा करते हैं, वो देश के वीर सपूतों के मनोबल को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। दुनिया के सामने सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें पाकिस्तान के जख्मों की गहराई बता रही हैं, लेकिन देश का विपक्ष धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जानता हुआ भी मौन साधना में है। सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा। यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है जब सेना पर खुद को भारतीय कहने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खिलौने से राजनीति करने वाले पूछते जा रहे हैं। सवाल हथियारों की तुलना खिलौने से करने वाले पूछ रहे हैं। सबसे पहले सेना के एक्शन पर सबूत मांगा तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने वाले पाकिस्तान की हां में हां मिलाई। देखिए बार बार सफाई देना, बार बार देश की जनता के सामने ऐसे बात रखना, इससे साबित होता है कि भाई गड़बड़ तो है।
अब गड़बड़ क्या है, कभी कोई सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऑपरेशन सिंदूर को गड़बड़ी मानने वालों की यह आशंका उनके महान लीडर राहुल गांधी के उस बयान का एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत ने कितने विमान गंवाए, जिससे भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने वाले आतंकिस्तान को फेक नैरेटिव चलाने का ऑक्सीजन मिल गया था। लेकिन सबूतों के साथ बीजेपी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही 26/11 हमले पर तत्कालीन यूपीए सरकार के सरेंडर का भी जिक्र किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। तो संबित पात्रा के पास सबूत भी हैं, संबित पात्रा के पास शब्द भी हैं और संबित पात्रा के पास वो जुनून भी है ताकि वो बार बार आते हैं और कांग्रेस को धो डालते हैं, क्योंकि सबूत ही सर्वोपरि है और बीजेपी इसे जानती है। अगर कांग्रेस के पास भी ऐसे कोई सबूत हैं तो सामने लाकर जरूर दे सकती है। राज सर्वोपरि में आज के लिए बस इतना है। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH